है लाइक आई जस्ट शेयर द आंसर की विद यू। आज रात को मैं आंसर की शेयर करता हूँ, अगर कोई दिक्कत आ रही है देन प्लीज गेट बैक टू मी। एंड या चलो, आज चैप्टर से हम खत्म कर लेंगे। विल कंप्लीट दिस चैप्टर एंड देन वी कैन मूव ऑन टू समथिंग एल्स। दैट समथिंग एल्स विल हैपन आफ्टर दिवाली। आज हम चैप्टर खत्म करेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बेसिकली आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ताकि आपके उसके ऊपर ग्रिप बन जाए। सो नाउ लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू। I think in the last class, you just tell me quickly कि हमने यहाँ पे ये वाली चीज कर ली थी ना। We have done about the tarsals, metatarsals हमने कर लिया था यहाँ पे, right? Yes. That is something we have done. So ये हमारा हो चुका है. Okay. So I think I should like repeat this thing to you again. कि आपका जो थाई बोन होता है, थाई बोन के अंदर like basically what will happen, आपके जो यहाँ पे pelvic girdle होगा. So when you talk about the pelvic girdle, तो आपको एक बात यहाँ पे याद रखनी कि आपके पेल्विक गर्डल के अंदर यू विल हैव अ सॉकेट, एक बड़ा सा सॉकेट होगा, उसके अंदर आपका फीमर जाके लगता है। एंड सो इन द पेल्विक गर्डल यू विल हैव अ बिग सॉकेट एंड दैट सॉकेट ओवर हियर इज कॉल्ड एज योर acetabulum. That socket over here is going to be called as your acetabulum. ये बात आप लोग भूलना मत। जैसे आपका ग्लेनाइड कैविटी होता है, द वे यू हैव अ ग्लेनाइड कैविटी इन योर पेक्टोरल गर्डल, सिमिलरली पेल्विक गर्डल के अंदर विल बी हैविंग योर एसिटाबुलम। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है कि आपके पेल्विक गर्डल में यू विल बी हैविंग एसिटाबुलम। अभी आपका वो सॉकेट है जहां पे आपका फीमर बोन जाके लगेगा। दिस इज द सॉकेट इन विच यू विल फाइंड अ फीमर बोन विल गेट इटसेल्फ अटैच्ड। तो ये बात भूलना मत, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बेस आपका सवाल आ सकता है। तो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। बाकी हमने यहाँ पे देख लिया था फीमर क्या होता है, पीविया टीविया आपके यहाँ पे 2 बोन हो जाएंगे। टार्सल्स का नंबर आपका यहाँ पे रहता है 7, तो टार्सल्स आर 7 इन नंबर। और यहाँ पे एक आपको बोन मिलेगी जिसका नाम यहाँ पे दिया नहीं हुआ, बट आपको याद रखना है, देयर इज वन बोन हियर which is called as patella, right, is called as your patella. And then you have the metatarsals आपको मिल जाएंगे, as usual you will have the metatarsals and then you have the phalanges. तो ये सारे आपकी बोन्स आपको यहाँ पे दिख जाती है। So that is something we were supposed to do. बाकी हम बाकी चीजें तो हम यहाँ पे सब देख ही चुके हैं। We have seen this 3 bones, ilium, ischium, pubis हम यहाँ पे देख चुके हैं। We have discussed in terms of your कि आपके हैंड्स में कितनी बोन्स होती है, आर्म में आपकी कितनी बोन होती है। सो वी हैव सीन ऑल दोस थिंग्स। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे देख चुके हैं, समझ चुके हैं। नाउ दीज आर द टॉपिक्स व्हिच वी हैव कवर्ड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू समथिंग एल्स। अब मूव ऑन करने से पहले मुझे कुछ चीजों का आंसर यहाँ पे दे दो फटाफट। अगर मैं आपसे पूछूं क्रीनियल बोन्स आपकी कितनी होती है, तो आपका आंसर यहाँ पे कितना होगा? 8 क्रीनियल बोन्स जो आपकी रहेंगी वो आपकी 8 ही रहेंगी। 12 में ही 8 ही रहेंगी आपकी क्रीनियल बोन्स। ठीक है, सो क्रीनियल बोन्स आर 8 इन नंबर। Tell me how many bones you will have in a ear ossicles. Ear ossicle में आपके कितने bones होते हैं? 3 3. Single ear will have a 3 bones, which will collectively will have a 6 bones. Okay. Then next सवाल आपका यहाँ पे ये है कि आपके टंग को कौन सी बोन सपोर्ट करती है? कौन सी बोन होती है जो टंग को सपोर्ट कर रही होती है? hyoid bone. Hyoid bone. Right. So hyoid bone is the bone which is going to support your tongue. Right. True. आपके cervical vertebra कितने होते हैं? 26. How many are your cervical vertebra? आपका आंसर यहाँ पे हमेशा आना चाहिए 7. Right. 7 are my cervical vertebra. बिल्कुल सही. Then tell me how many of you, like how many are going to be your lumbar vertebra? 5. 5 ठीक है, right. अब जो आपका सैक्रम होता है, जो सैक्रम आपको मिलेगा, सैक्रम के अंदर टोटल कितनी बोन्स आपको मिलती है? 5. याद रखना सैक्रम में 5 होती है, वो जुड़ी हुई होती है, बट यार लाइक स्मॉल 5 बोन्स आपने सीन ओवर देयर। ओके, देन thoracic आपके कितने होते हैं वर्टेब्रा? 12 Always going to be 12. So thoracic vertebra are always going to be 12 over there. ये हमें यहाँ पे ऐड करना है। These are the few numbers which you have to know, और बाकी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की, आपको यहाँ पे ऐड करनी है, राइट। नाउ टेल मी वन मोर थिंग इन दिस। आपकी जो कॉलर बोन होती है, आपकी जो कॉलर बोन होती है उसका नाम क्या होता है?
Sternum. क्लेविकल और कुछ नहीं है. द कॉलर बोन यू हैव दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय क्लेविकल, राइट. और एक बोन होती है जिसको हम कहते हैं एज अ शोल्डर ब्लेड, उसका नाम क्या होता है? Scapula. Scapula. बिल्कुल सही. जो शोल्डर ब्लेड आपकी होती है बैक वाली पीछे वाली, दैट इज गोइंग टू बी योर स्कैपुला. वो आपकी यहाँ पे होती है आपकी स्कैपुला. ठीक है. मुझे बताओ कार्पल्स में कितने बोन होते हैं? 8. कार्पल्स विल हैव, सिंगल नाम में अगर मैं काउंट करता हूँ देन विल हैव 8. बिल्कुल सही. सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो. ये सारी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है. शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू. अच्छा, मैक्सिला और मैंडिबल में से कौन सा मूवेबल होता है? Mandible. मैंडिबल आपके हमेशा यहाँ पे मूवेबल रहेंगे. दे आर द वन व्हिच कैन एक्चुअली मूव. चलो, तो यहाँ पे बेसिकली आपने अपना बोन्स वाली कहानी आपने यहाँ पे अपनी देख ली. These are the things you can have a look at from your side. These are like say very simple thing which you all have to remember. Okay. अब यहाँ पे कुछ key terms को आप यहाँ पे देख लो. So your bones are attached to muscles with the help of my tendons. Tendons basically आपका एक टाइप का कोलेजन होता है. It's a collagen tissue. और ये कोलेजन आपका बेसिकली आता है आपके कनेक्टिव टिश्यू के अंदर. So you will have tendon is nothing but a connection between the bones and the skeletal muscle. तो muscles और bone की जो connection आपका बनता है, that is all because of the collagen. That is all because of the tendons. राइट. उसी तरीके से आपके जो दो बोन्स होते हैं, अगर दो बोन्स के बीच में अगर आपको कनेक्शन मिल रहा है, सो दैट कनेक्शन इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय लिगामेंट. सो लिगामेंट आर द वन व्हिच जॉइंस द टू बोन्स. लिगामेंट जो आपके यहाँ पे होते हैं, ये आपके दो बोन्स को यहाँ पे अपना ज्वाइन करते हैं. आपने ये चीज सुनी होगी कि कई बार लोगों का लिगामेंट रप्चर होता है और फिर उन्हें चलने में दिक्कत आती है. आपने कभी कभी ये बात आपने सुनी होगी. सो वही लिगामेंट आपको होता है जो दो बोन्स के बीच में आपको मिलता है. इट कैन गेट डैमेज. अगर लिगामेंट डैमेज होता है देन इट टेक्स सम टाइम टू गेट हील्ड, राइट. देन यू हैव द कार्टिलेज. ये कार्टिलेज आपको बोन्स के बीच में आपको मिल जाएगा एंड इट प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन. उसके साथ साथ ये आप एक फ्लेक्सिबिलिटी भी यहाँ पे प्रोवाइड करता है. कार्टिलेज बोन की तरह एकदम हार्ड होता है. ओके. सो कार्टिलेज प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन ऑफ बोन्स एट अ जॉइंट्स फ्रॉम वेयर एंड टियर. दे आर फर्म येट सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल देन बोन्स. इट फॉर्म्स अ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ मेनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी. Ear, nose, ribs, and bronchial tubes. That is what your cartilage is going to be made up of, right? So cartilage basically आपका यहाँ पे जो होता है, याद रखना, it's going to be slightly softer and flexible than the bones. और ये आपको चाहिए होता है. Between the bones, you will find that. तो इससे आपको एक certain amount की आपको यहाँ पे flexibility आपको मिलती है. यहाँ पे आपका nose tip आपका हो गया, ear pinna हो गया, ribs हो गए, even bronchial tubes, all of them will have the cartilage. तो ये बातें आपको यहाँ पे रखनी है याद इन टर्म्स ऑफ द कार्टिलेज. दीज आर जस्ट लाइक सिंपल थिंग्स व्हिच ऑल हैव टू नो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय जॉइंट्स. अब हम यहाँ पे जॉइंट्स की तरफ हम यहाँ पे ध्यान देंगे एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस जॉइंट्स. अब जितना मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ उतना ही आप यहाँ पे ध्यान देना. दैट इज गोइंग टू बी इनफ फॉर यू. जब भी आप जॉइंट्स की बात करते हैं उन्हें हम यहाँ पे तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. 3 टाइप ऑफ जॉइंट इनसाइड द बॉडी. यू विल हैव द सैनोवियल जॉइंट, फाइब्रस एंड कार्टिलेजियस जॉइंट. अब पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फाइब्रस जॉइंट से. फाइब्रस जॉइंट आपके वो होती है जो जिनको हम इवन कहते हैं यहाँ पे एज अ इमूवेबल जॉइंट. आई ऑल्सो कॉल देम एज अ इमूवेबल जॉइंट्स. राइट. अब ये जो इमूवेबल जॉइंट्स आपके यहाँ पे हैं, दीज आर द जॉइंट्स यू फाइंड विद इन द स्कल बोन्स. आपके स्कल बोन के बीच में आपके यहाँ पे जॉइंट्स आते हैं. So between the skull bones you'll be finding these joints are seen. और ये मूवेबल नहीं होते, कहीं से भी आपके मूव नहीं कर सकते. So they are fixed joints. इनको हम even कह सकते हैं as a fixed joints. क्योंकि ये तो आपके हिल नहीं सकते हैं. So you can also call them as a fixed joints. तो ये चीज आपको याद रखनी है. Then you also have something like your cartilaginous joint. Cartilaginous joint जो आपके यहाँ पे होता है ना, they are slightly movable. ये थोड़ा बहुत आप इन्हें यहाँ पे मूव कर सकते हो. So cartilaginous joints के एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ. You can have an example like my intervertebral disc. Intervertebral disc. अब intervertebral disc आपको कहाँ मिलते हैं? You find within the vertebra. तो आपके जो वर्टिबल कॉलम का जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल रहा है, that is all because of the cartilaginous joint जो आपको मिलेगा आपका यहाँ पे intervertebral disc में आपको मिलेगा आपके यहाँ पे cartilaginous joint. And then you have the synovial joint जो आपके freely movable होते हैं. ये सारे आपके वो जॉइंट हैं जिसके से आप अपना फ्रीली अपने हाथ को मूव कर पाते हो. तो चलिए एक काम करते हैं, लेट्स स्टार्ट लुकिंग एट देम. हमारा मेन फोकस यहाँ पे रहेगा टू अंडरस्टैंड, टू
understand very thoroughly what are my synovial joints. ठीक है, so now let's have a look over here. We'll start with the fixed joint जो मैं आपको बता चुका हूँ. आप यहाँ पे एग्जाम्पल याद रखना, sutures. ये जो आपको ज्वाइंट आपको मिला है ना आपके स्कल बोन के बीच में, you call them as a sutures. इनको हम बोलेंगे यहाँ पे as a sutures, and sutures are the best example of my fixed joints. Fixed और fibrous joint का ये बढ़िया एग्जाम्पल आपके यहाँ पे बन जाता है. Right? Then you have a slightly movable joint. अब slightly movable में आपको पहले बता चुका हूँ यहाँ पे कि इसमें आपका जो एग्जाम्पल यहाँ पे बन के आ रहा है, that is my cartilaginous joint. यहाँ पे आपके आते हैं सारे के सारे आपके cartilaginous joints. एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता चुका हूँ. एग्जाम्पल आपके यहाँ पे जो आएगा that is my intervertebral disc, जो आपको मिलता है आपके यहाँ पे वर्टिबल कॉलम के अंदर, जिसके वजह से यू कैन हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ मोबिलिटी आपको मिलती है वर्टिबल कॉलम की. सो द जॉइंट परमिट्स लाइट मोबिलिटी, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन सर्टेन अमाउंट में आपको यहाँ पे मोबिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी. सो दिस इज माय स्लाइटली मूवेबल कार्टिलेजिनस जॉइंट्स. एंड देन वी हैव योर सैनोवियल जॉइंट, जिन्हें हम इवन कहते हैं एज अ फ्रीली मूवेबल जॉइंट. तो हमारा फोकस यहाँ पे रहेगा. दिस इज समथिंग विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो विल स्टार्ट विद माय बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. ये मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आपको याद हो तो. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में आपके यहाँ पे क्या होता है, यू हैव अ ह्यूमरस अटैच इन द ग्लेनोइड कैविटी. तो आपको एग्जांपल के लिए याद रखना है. सो योर ग्लेनोइड कैविटी के अंदर यू हैव अ अटैचमेंट ऑफ एंड से ह्यूमरस. ये आपका एग्जांपल बनेगा मेरा यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का. तो बेसिकली आपका एक कप लाइक स्ट्रक्चर होगा और उस कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर आपके यहाँ पे एक बोन आपका अटैच होगा. सो दैट सॉकेट, कप लाइक सॉकेट विल हैव अदर बोन अटैच ओवर देयर, जिसका बोन का शेप थोड़ा राउंड होगा. तो इसलिए हम इसे बोलते हैं यहाँ पे एज अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. सो ग्लेनोइड कैविटी एंड ह्यूमरस इज वन ऑफ द एग्जांपल. दूसरा एग्जांपल आप यहाँ पे याद रख सकते हो जो आपका आएगा एसिटिब्यूलम. एसिटिब्यूलम एंड योर फीमर. So acetabulum and femur are the another example जो आपका यहाँ पे आएगा within your ball and socket joint का example. तो आप यहाँ पे भी देख पाओगे कि आपका जो femur bone attach होता है, it is attached in that socket which is my acetabulum. So that also becomes an example of my ball and socket joint. तो ये दो example आपको यहाँ पे याद रखने हैं. Right? This kind of joint involves two bones. One of the bone has a large rounded end which fits into a cup-like socket of the other bone. Right? This kind of joint is generally found in a large bone such as a shoulder joint and hip joint. यहाँ पे आपका hip joint की यहाँ पे बात की जाए. जब मैं बात कर रहा हूँ acetabulum and femur की, this is where I am talking about my hip joint. ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे रखनी है याद. This is one thing you have to know in this. That is my ball and socket joint. Now, then you have the hinge joint. अब जैसे आपके सामने hinge joint आपके सामने ये टर्म आ रहा है, as soon as you get a term like this, आपको याद रखना है यहाँ पे दो एग्जांपल. एक तो आपका यहाँ पे हो गया आपका यहाँ पे एल्बो. एल्बो इज वन ऑफ द एग्जांपल हो रहा है जहां पे आपका ह्यूमरस अटैच हो रहा है आपके रेडियस के साथ. सो एल्बो का जो आपका यहाँ पे जॉइंट है, दैट इज गोइंग टू बी एग्जांपल ऑफ योर हिंज जॉइंट. अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में तो आप पूरा अपना आर्म घुमा सकते हो. इट हैज अ मल्टीपल लाइक आपको यहाँ पे लाइक मूवमेंट आपका यहाँ पे काफी अच्छा होता है. इट्स लाइक फ्रीली मूवेबल इन ऑल द डायरेक्शन. यू कैन सी दैट ना, अपना आर्म आप अपने अच्छे से आप घुमा सकते हो. लेकिन हिंज जॉइंट में ऐसा नहीं होता. हिंज जॉइंट में यू विल फाइंड कि आपका जो मूवमेंट होगा ये ओनली आपका सिर्फ एक एक्सिस में आपके यहाँ पे होगा. सो इट अलाउज द मूवमेंट ओनली इन वन एक्सिस. सबके साथ ऐसे है ना, ऐसा तो नहीं किसी का ऐसे आगे आके पूरा हाथ घूम के पीछे आ रहा है. दैट्स नॉट हैपनिंग विद यू ना, राइट. सो यू ऑलवेज हैव इन द हिंज जॉइंट यू विल हैव अ एल्बो जॉइंट जिसका आपका मूवमेंट आपका एक एक्सिस में आपके यहाँ पे होगा. सो यू विल ऑलवेज हैव द मूवमेंट इन वन पर्टिकुलर एक्सिस. सिमिलरली यू विल फाइंड विद द नी एज वेल. सिमिलर चीज आपके यहाँ पे इवन मिलता है आपके अपने नी के साथ. सो नी जॉइंट जो आपका यहाँ पे है वो भी आपका एग्जांपल बनता है मेरे यहाँ पे हिंज जॉइंट का. सो नी जॉइंट एंड एल्बो जॉइंट आर द एग्जांपल ऑफ माय हिंज जॉइंट, जहां पे यू विल हैव अ मूवमेंट इन ओनली इन वन एक्सिस. एग्जांपल ऑफ जॉइंट इज गोइंग टू बी जॉइंट फाउंड विद इन द एल्बो एंड द नी. ठीक है, एक और एग्जांपल आप यहाँ पे याद रख सकते हो. एक और एग्जांपल इसमें आपका बन सकता है यहाँ पे योर स्कल विद द एटलस. योर स्कल attached to the first vertebra, that is your atlas.
दैट ऑल्सो बिकम्स एग्जाम्पल ऑफ माई हिंज जॉइंट। वो भी आपका एग्जाम्पल आपका बनता है आपके यहाँ पे हिंज जॉइंट का। ये एक एडिशनल एग्जाम्पल है जो आप चाहते हो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, दैट इज माय हिंज जॉइंट। एग्जांपल्स याद रखना, जब नीट में आपके सवाल आएंगे तो सवाल आपके एग्जांपल बेस्ड ही आएंगे। सो अपने हाथों को इस्तेमाल करो थोड़ा बहुत पढ़ते हुए ही, और याद करो कि मेरा जॉइंट कौन सा है। राइट, इजी है, खुद के बॉडी के आपको जॉइंट्स याद रखने हैं। तो दैट इज माय हिंज जॉइंट। देन यू हैव अ पिवट जॉइंट। नाउ पिवट जॉइंट जो आपका यहाँ पे होता है, इसका एक एग्जाम्पल आप यहाँ पे याद रखना, दैट इज गोइंग टू बी योर एटलस एंड द एक्सिस। एटलस एंड एक्सिस, ये आपके पहले दो वर्टिब्रा के बीच में जो आपको यहाँ पे जॉइंट आपको मिलेगा। दिस इज एग्जांपल ऑफ माय पिवट जॉइंट। अगेन दिस टाइप ऑफ जॉइंट अलाउज रोटेशन ऑन अलोंग वन एक्सिस। यहाँ पे आपको रोटेशन होते मिलेगा बट एक ही एक्सिस के अंदर। सो एटलस एंड एक्सिस आर द एग्जांपल ऑफ माय पिवट जॉइंट। इसमें एक एग्जांपल तो आपको यहाँ पे याद हो जाएगा आसानी से। एक और एग्जांपल याद रखना, रेडियस एंड अल्ला। रेडियस एंड अल्ला, they are also going to be example of my pivot joint। यहाँ पे आप देख पाओगे दैट अगर आप देखोगे रेडियस चलना आपका एक सिंगल डायरेक्शन में आपके यहाँ पे एक सिंगल एक्सिस के अंदर आपको रोटेट कर सकता है। एक बार रोटेट करके देख लो कर रहा है नहीं कर रहा, बट दैट इज समथिंग विल बी फाइंडिंग कमिंग इन माय पिवट जॉइंट। सो पिवट जॉइंट में याद रखना, यू हैव अ एटलस एंड एक्सिस एंड यू हैव अ रेडियस एंड अल्ला, अदर टू एग्जांपल्स यू हैव टू नो। ठीक है, ये दो एग्जांपल्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं। एंड प्लीज अगेन वापस बता रहा हूँ कि एग्जांपल्स के ऊपर बेस्ड ही आपके यहाँ पे सवाल आते हैं। So you have to know examples very carefully. These are the examples which you have already studied in your 11th grade. एक बार फिर मैं आपको यहाँ पे बस उन्हें रिवाइज करा रहा हूँ। Then we have the gliding joint. अब gliding joint में क्या होता है ना, generally you'll have bones which are going to be flat in shape. Generally आपके यहाँ पे जो bones होते हैं, they're going to be like flat in shape, and these bones are sliding over each other. So समझो आपके यहाँ पे दो bones हैं, and now these bones are basically sliding over each other. ये bones आपके यहाँ पे slide कर रहे हैं. They are actually sliding over each other. Like gliding joint का सबसे बढ़िया एग्जांपल आपको यहाँ पे मिलेगा, that's going to be your carpals. Carpals are the best example, और carpals के साथ साथ एक और एग्जांपल आपको यहाँ मिलेगा, that is going to be your tarsals. So carpals and tarsals are the best example of joints जहाँ पे आपको मिलता है gliding joint. So this joint is similar to a ball and socket but without rotation. This allows मूवमेंट ओनली इन टू एक्सिस। आपके यहाँ पे दो एक्सिस में आपके यहाँ पे जॉइंट का आपके यहाँ पे आपको मूवमेंट मिल सकता है। एन एग्जांपल ऑफ दिस इज गोइंग टू बी रिस्ट जॉइंट। ठीक है, एग्जांपल आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए आपके यहाँ पे, दैट इज रिस्ट जॉइंट ओवर हियर। सो रिस्ट में जो आपके यहाँ पे जॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, दिस आर द एग्जांपल ऑफ माय ग्लाइडिंग जॉइंट। तो ग्लाइडिंग जॉइंट में याद रखना, कार्पल्स एंड टार्सल्स आर गोइंग टू कम इन दिस एंड यू विल फाइंड दिस जॉइंट विल ओनली हैव मूवमेंट इन टू एक्सिस। दो एक्सिस में मूवमेंट हो सकता है बट रोटेशन आपको होते हुए आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। यू विल नेवर फाइंड रोटेशन हैपनिंग ओवर देयर। ओके, so these are my gliding joints. Example है ना, carpals and tarsals are the example of my gliding joint over there. Then we have the saddle joint. अब saddle आपने नाम सुना होगा, ये वो चीज होती है जिसके ऊपर जो हॉर्स के ऊपर रखी जाती है, which has been kept on horse before you ride the horse. Okay. अब saddle जो आपका यहाँ पे होता है, it's a very classic example of this kind of joint will be a carpals and metacarpals of the thumb. Carpals and metacarpal joint in the thumb is an example of my saddle joint. आप यहाँ पे देख सकते हो, you can see over here the picture. It looks like a saddle, जैसा आपके हॉर्स के ऊपर आपको मिलता है देखने के लिए। So example एक ही आपको यहाँ पे रखना है, कार्पो मेटाकार्पल joint in the thumb. This is example of my saddle joint. एग्जाम्पल आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। कभी आपको कोई ये नहीं पूछेगा कि इसमें फ्लेक्शन होता है, एक्सटेंशन होता है, ऐसे कोई सवाल आपके सामने आएंगे नहीं यहाँ पे। If at all you get a question, you will get a question based on the what kind of joint it is going to be and what are the example in this. So these are the examples which you have to know. So saddle joint याद रखना, gliding joint रखना, आपके carpals और tarsals के बीच में आपको मिल जाएंगे आपके gliding joints. Then we have the pivot joint, atlas और axis के बीच में आपको मिलेगा, and radius और ulna के बीच में आपको मिल जाएगा pivot joint. Hinge joint याद रहेगा आपको, ये elbow knee, right? And then you have ball and socket, वो तो आप जानते हो आप इसे। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ये जो आपका सॉकेट है ना, वहां से आपका ह्यूमरस निकल सकता है, वहां से आपका ह्यूमरस निकल सकता है एंड उसको फिर वापस अटैच भी किया जा सकता है बाय डॉक्टर। ऑब्वियसली बाय डॉक्टर वन कैन डू दैट। ठीक है, ऑलराइट, चलिए, पीपल आर जस्ट हैप्पी कि निकल भी सकता है सुन के। राइट, सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस। सो
अब मुझे फटाफट यहाँ पे एग्जांपल बताओ आप लोग, फटाफट एग्जांपल यू हैव टू टेल मी एंड देन आई कैन से कि याद रह रहा है आपको. सो टेल मी द एग्जांपल ऑफ माय elbow and knee. elbow, elbow joint, एल्बो एंड नी. इसके अलावा एक और एग्जांपल मैंने आपको बोला था, skull and atlas, skull and atlas, skull and atlas, right? You'll have one more example, skull and atlas. ठीक है. Then tell me the example of my pivot joint. Atlas and Radius axis. radius ulna, and ulna, Right. याद रखना सब लोग, एटलस एंड एक्सिस, उसके साथ है जिलावर रेडियस एंड अल्ला. ग्लाइडिंग जॉइंट के क्या एग्जांपल आपके बनेंगे यहाँ पे? carpals and tarsals. carpals and tarsals, कार्पल्स टार्सल्स आर द एग्जांपल ओवर देयर, राइट? बाकी सारे आपके सिंपल है. यू हैव अ बॉल एंड सॉकेट, वो आपको हमेशा आ जाएगा. एंड दीज आर द एग्जांपल्स यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ योर ऑल द काइंड ऑफ जॉइंट्स एंड दिस. तो चलिए एक काम करते हैं, लेट मी सी अगर आपको ये सब चीजें क्वेश्चन के फॉर्म में भी आप याद कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे. तो एक दो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं ताकि अश्योरेंस मिल जाए हमें कि आपको ये याद आ रहा है. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से करना. 2021 का ये क्वेश्चन है. आपको लिस्ट ए और लिस्ट भी आपको यहाँ पे मैच करना है. सो टेल मी व्हाट कैन बी द पोटेंशियल आंसर इन दिस. मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2. देख लो ध्यान से एंड देन डू द मैचिंग. एंड रेज योर हैंड. काफी टाइम लग गया ऐसा तो. ओके. अच्छा, क्या ऑप्शन कैसे सिलेक्ट करना है पता नहीं चल क्या आपको? चल जाए. बताओ अभिषेक, क्या होगा आंसर यहाँ पे? सर डी. दिल्ली वाला डी कह रहे हो आप? यस सर. कितना? B, प्रिंस, Sir, second. शिखा दुबे, so option second, ऑलराइट. क्या सब लोग बी के साथ एग्री कर रहे हैं यहाँ पे? Yes, sir. yes sir, D, yes sir, देखो यहाँ पे स्कैपुला जो आपका आएगा दैट इज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन. स्कैपुला आपका जो होता है ना आपका शोल्डर ब्लेड, दैट्स अ ट्रायंगुलर फ्लैट बोन, दैट्स ट्रू. क्रेनियम जो आपका यहाँ पे आएगा, क्रेनियम आपके यहाँ पे होगा आपका फाइब्रस जॉइंट, मूवेबल नहीं होता है बिल्कुल भी, राइट? स्टर्नम जो आपकी यहाँ पे आएगी, स्टर्नम इज विल बी अ फ्लैट बोन. जो फ्लैट बोन आपका है सामने वेंट्रल साइड पे, दैट्स अ स्टर्नम. एंड वर्टेब्रल कॉलम विल बी हैविंग माय कार्टिलेजिनस जॉइंट. तो यस, ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर. ठीक है, ध्यान रखना अभिषेक अगली बार से. दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस. ये वाले का आंसर आप बता दो. ये वाला हम कर चुके पहले भी, लेट्स नॉट डू दिस. ये वाला कर दो. रीड द क्वेश्चन थॉरली एंड देन डू द मैच फॉलोइंग अगेन. अब ये ध्यान से करना. बताइए डिम्पल, क्या होगा आपका आंसर यहाँ पे? चैट में बताओगे ना आप तो. डिम्पल कुछ करो बेटा, माइक का कुछ करो. ठीक है, यही आपका आंसर, डिम्पल के ऑप्शन है. हाँ जी मुस्कान बताइए. sir, A option, क्या लग रहा है प्रिंस? Sir, A. चलो हम यहाँ पे देख लेते हैं. सो यू हैव अ ग्लाइडिंग जॉइंट. ग्लाइडिंग जॉइंट आप जानते हो यहाँ पे दैट विल बी सीन बिटवीन द कार्पल्स. सो ये तो आपका 1 के साथ आपका यहाँ पे 3 आ जाएगा, अभी भी हमने यहाँ पे देखा था, राइट? देन यू हैव योर हिंज जॉइंट यहाँ पे. अब हिंज जॉइंट आपका होता है आपका एल्बो एंड नी वाला. इन एल्बो एंड नी तो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने एक चीज यहाँ पे लिखी हुई है एंड दैट्स विल बी योर बिटवीन ह्यूमरस एंड द अल्ना. सो वही हो गया ना आपका ह्यूमरस और अल्ना के बीच में आपका जो यहाँ पे जॉइंट आ रहा है, दैट्स एग्जांपल ऑफ माय एल्बो जॉइंट. तो मेरा 2 के साथ मेरा यहाँ पे आएगा 4. पिवट जॉइंट आप यहाँ पे जानते हो, दैट विल बी बिटवीन माय एटलस एंड द एक्सिस. एंड सैडल जॉइंट आप जानते हो बिटवीन द कार्पल्स एंड द मेटाकार्पल्स ऑफ द. सो यस, यू विल फाइंड ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर. बिल्कुल सही. चलिए करिए हैंड रेज इसके लिए.
बताइए कोमल शर्मा। सर बी। सना क्या लग रहा है आपको? सर बी ऑप्शन। एंड मुस्कान कुमारी? B. दैट्स अ करेक्ट आंसर। बिल्कुल, एक्टर्स एंड एक्सेस आर द एग्जांपल ऑफ एनिमल जॉइंट्स। हाँ, which of the following joint would allow no movement? इसको आप वैसे ही बोलते हो, अनम्यूट करके जोर से आंसर बोल दो इसका क्या Fibrous होगा joint. आंसर? Fibrous joint. चलिए, नाउ लेट्स कम बैक। सो यहाँ पे हमने जॉइंट्स हमारे यहाँ पे देख लिए। नाउ जंप बैक टू योर डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स की कहानी हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो दीस आर द जॉइंट्स वी हैव सीन। सो हमारे जॉइंट्स जो हमारे यहाँ पे थे, फाइब्रस, कार्टिलेजियस एंड सैनोइड, ये हम यहाँ पे देख चुके हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद डिसऑर्डर्स। अब जो पहला डिसऑर्डर जो हम यहाँ पे बात करेंगे वो ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। The first disorder we are going to talk about is something we have already done. तो कोई आप में से हैंड रेज करके एक्सप्लेन करेगा तो मेरे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। The first disorder we are talking about is going to be myasthenia gravis. बताइए शिखा, क्या होता है इसके अंदर? सर ये एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है जिसमें हमारी बॉडी के जो मतलब खुद के वो क्या होता है एंटीबॉडीज होती है, वो रिसेप्टर्स को किल करने लग जाते हैं और एक्सट्रीम कंडीशंस में रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी इफेक्ट करता है। ओके, ठीक है। ऑटो इम्यून कंडीशन आपकी यहाँ पे है और एंटीबॉडीज जाके रिसेप्टर को खत्म करते हैं। रिसेप्टर कहाँ पे होते हैं शिखा? मुस्कान आप बताना चाहेंगे? और थोड़ा आप कहानी में और थोड़ा बताइए और क्या हो रहा है यहाँ पे Sarcolemma. मुस्कान? कहाँ पे लेकिन? एट विच पोजीशन? बताइए अंशिका शर्मा। सर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे होते हैं। बिल्कुल सही। सो ये बात आपको याद रखनी है, ये बात आपको मुझे यहाँ पे बतानी है। जब मैं बात करता हूँ मैस्थिनिया ग्रेविस, याद रखना इट्स ऑटोइम्यून कंडीशन। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? दे विल हैव योर ओन एंटीबॉडीज। आपकी खुद की जो एंटीबॉडीज आपके यहाँ पे होती है, दे विल गो एंड टारगेट द रिसेप्टर्स। ये जाके टारगेट करेंगे आपके रिसेप्टर को। एंड व्हेन दे गो एंड टारगेट द रिसेप्टर, दे आर टारगेट द रिसेप्टर वेयर? दे आर टारगेट रिसेप्टर इन द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। सो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अंदर जो आपके रिसेप्टर्स होते हैं, उनको ये लोग जाके वहां पे टारगेट करेंगे। तो आपको एक बात याद रखनी है कि अगर मेरे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जो रिसेप्टर है, अगर इनको मैं खत्म कर रहा हूं तो अल्टीमेटली क्या होगा? मेरा जो सिग्नल मुझे कन्वे करना था मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, वो आपको यहाँ पे हो नहीं पाएगा। सो देयर विल बी नो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। सो देयर विल बी नो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। सो आपका मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन आपके यहाँ पे हो नहीं पाएगा। और जब आप यहाँ पे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन आपके यहाँ पे हो नहीं पा रहा, देन ऑब्वियसली इट इज समथिंग व्हिच बिकम्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। दिस वन थिंग यू हैव टू नो इन myasthenia gravis। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे याद रखना कि एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। यहाँ पे जाके आप रिसेप्टर्स को टारगेट कर रहे हो, रिसेप्टर्स एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। एक बार रिसेप्टर्स को हमने वहां पे खत्म कर दिया, देन आपका सिग्नल अंदर तक कन्वे नहीं किया जाता। और क्योंकि आपका सिग्नल अंदर तक कन्वे नहीं किया जाता, द पर्सन विल नॉट बी एबल टू कैरी आउट द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। सो यस, दिस इज myasthenia gravis। तो इतनी बातें अगर आप याद रख लेते हो यहाँ पे, दैट शुड बी इनफ फॉर यू। दिस इज गोइंग टू बी इनफ फॉर। याद है ना, ये हमने किया था। दिस समथिंग वी हैव डन इन द पास्ट। आई होप सबको ये याद आ रहा है। अगर याद Yes. नहीं आ रहा तो एक बार, Yes, sir. हाँ, लेट्स नॉट कीप इट लाइक कि याद आना चाहिए आप सबको ये चीज। वी हैव डन दिस थिंग समवेयर ओवर हियर। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैंने रिसेप्टर आपको बना के रखे थे यहाँ पे। तो दी रिसेप्टर गेट टारगेटेड। अगर रिसेप्टर ही चले गए वहां से, देन आपका एक्शन पोटेंशियल आपका जनरेट ही नहीं होगा। अगर आपका एक्शन पोटेंशियल अगर आपका जनरेट नहीं हो रहा, देन कोई आपका मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन आपके यहाँ पे होते हुए आपके यहाँ पे नहीं मिलेगा। सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन myasthenia gravis, जो मैंने आपको बताया था। इट इज माय ऑटो इम्यून कंडीशन। तो ये तो चलो हमने यहाँ पे पढ़ रखा था। सो आई डोंट रियली हैव टू स्पेंड मच टाइम ऑन दिस। और कोई चीज अगर समझ ना आए, देन पूछ लेना। इफ देयर इज समथिंग यू रियलाइज ना कि यार ये तो समझ नहीं आ रहा, देन पूछ लो। डोंट जस्ट आस्क इफ यू हैव एनी क्वेरीज ओवर देयर। चलो, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब अगली कंडीशन जो मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एज माय मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट कंडीशन, जिसका नाम है आपके यहाँ पे। अब ये थोड़ा ध्यान से सुनना। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी।
अब जब हम बात करते हैं मतलब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में जब हम यहाँ पे बात करते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे होता कि अगर आपको याद हो, अगर इफ यू जस्ट गो बैक एंड रिमेंबर योर चैप्टर ऑफ योर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, अगर आप वो चैप्टर को अगर आप यहाँ पे याद करते हो, तो हमने एंड में पढ़ा था समथिंग लाइक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। याद आ रहा है आपको? वी हैव स्टडीड समथिंग लाइक अ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आपके चैप्टर के एंड में। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जब वहां पे पढ़ रहे थे ना, तो उसमें एक स्टेटमेंट आता है दैट आपके बॉडी में, आपके जीनोम में सबसे बड़ा जीन कौन सा होता है? देन दैट वाज माय डिस्ट्रोफिन वाला जीन। डिस्ट्रोफिन वाला जो आपका जीन होता है यहाँ पे, दैट इज द लार्जेस्ट जीन। याद है ये था आपके ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर? कुछ याद आ रहा है आपको? Yes. Yes, sir. दिस वाज सपोज्ड टू बी लार्जेस्ट जीन। अब ये जो जीन आपके सामने है ना, ये जो जीन जिसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, दैट जीन इज गोइंग टू बी योर ऑफ अ डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। ये बेसिकली आपका एक प्रोटीन है। दिस डिस्ट्रोफिन इज नथिंग बट अ प्रोटीन। और ये प्रोटीन हमारे लिए बनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस प्रोटीन शुड बी फॉर्म्ड इनसाइड अवर बॉडी एंड दिस शुड बी फॉर्म्ड इन गुड, लाइक दिस जीन इज फंक्शनिंग ऑल ऑफ अस। हम सबके अंदर हमारा जीन यहाँ पे फंक्शनल है। अब एक बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि आपका एक प्रोटीन है दैट इज नोन एज डिस्ट्रोफिन। आप जानते हो इट इज द लार्जेस्ट जीन इनसाइड द बॉडी। ये सब आपको मालूम होना चाहिए बेटा, ये सब आपको लाइक याद आना चाहिए। अब आप एक बात बताओ, आपको मालूम है कि प्रोटीन सिंथेसिस आपका कैसा होता है? सो अज्यूम दैट यू हैव अ डीएनए, उससे बनेगा आपका यहाँ पे एमआरएनए, और उस एमआरएनए से बनेगा आपका यहाँ पे प्रोटीन। प्रोटीन। अब डीएनए के अंदर जो आपका जीन है, जीन फॉर्म है डिस्ट्रोफिन, तो मैं इसको यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूँ DYS। तो डिस्ट्रोफिन का आपका यहाँ पे जीन है, और ये जीन जब आपका काम करता है तो आपका एमआरएनए बनता है, और उस एमआरएनए से आपको बनता है आपका यहाँ पे प्रोटीन। दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। ये चीज होते हुए आपको वहां पे मिल जाती है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक चीज समझनी, देयर इज वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर, दैट कि अगर कोई पर्सन है जिसके अंदर ये जीन काम नहीं कर रहा, समझो कोई पर्सन है जिसके अंदर ये जीन काम नहीं कर रहा है या जीन फंक्शनल है ही नहीं, तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे। लेट मी से कि ये जीन मेरा वहां पे प्रेजेंट ही नहीं है। समझो एक बेबी बॉर्न हुआ, उसके अंदर ये जीन है ही नहीं। अगर ये जीन वहां पे है ही नहीं, तो सिंपल सी बात है बेटा, कोई आरएनए भी वहां पे बनेगा नहीं। और अगर मेरा कोई आरएनए वहां पे बनेगा नहीं, देन सिंपल सी बात है मेरा वहां पे कोई प्रोटीन भी वहां पे बनेगा नहीं। तो एक बात याद रखना कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। इट इज योर जेनेटिक डिसऑर्डर। जैसे आपका हीमोफीलिया होता है, कलर ब्लाइंडनेस होता है, वैसे उसी तरीके से ये भी आपका एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। मतलब अगर आपको कोई पेशेंट दिख रहा है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का, तो वो राइट फ्रॉम द बिगनिंग उसे तकलीफ होगी, उसके चाइल्डहुड से उसे वो दिक्कत होगी। ऐसा नहीं कि वो एकदम से जनरेट होता है, एकदम से वो आता है। हाँ जी अंशिका शर्मा बताइए। सर इसमें जीन साइलेंसिंग हो रही है क्या? जीन आपका फंक्शनली नहीं है, साइलेंसिंग नहीं है। आप ये बोलोगे आपका जीन फंक्शनल नहीं है या फिर जीन आपका प्रेजेंट ही नहीं है। यू कैन हैव टू पॉसिबिलिटीज, राइट? इधर द जीन इज नॉट फंक्शनिंग और गोइंग टू बी नॉट प्रेजेंट ओवर देयर, है लेकिन वो काम नहीं कर रहा। इन एनी ऑफ द केस यू कैन से द जीन हैज गॉट नॉक्ड आउट। जीन आपका वहां पे फंक्शनल नहीं है एंड दैट इज व्हाई वी विल से इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। ये इट इज सिमिलर टू योर फिनाइलकीटोयूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, हीमोफीलिया। उनमें क्या होता है, अगर आपको कोई हीमोफीलिया का केस दिख रहा है, सो दैट मींस इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर, वो उसे बचपन से ही है। अगर आपको कोई फिनाइलकीटोयूरिया का अगर आपको वहां पे केस दिख रहा है, देन दैट इज समथिंग व्हिच इज देयर फ्रॉम राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, वो जेनेटिक है उसका कंडीशन। वैसे ये भी आपके यहाँ पे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। आप ये मत सोचना कि पहले जीन काम कर रहा था फिर काम करना बंद करता है, राइट? जब हम जीन साइलेंसिंग ये टर्म यूज करते हैं, तब हम ये तब यूज करते हैं जनरली जब हम किसी जीन को साइलेंस कराते हैं। यहाँ पर जीन इज नॉट फंक्शनल ओवर हियर, ठीक है? अब ये चीज हमने यहाँ पे देख ली। नाउ अगर ये मेरा जेनेटिक डिसऑर्डर है, सो आई कैन क्लियरली से दैट कि अगर मेरे फैमिली में किसी को था तो मेरे बच्चों को हो सकता है या मुझे हो सकता है, राइट? इट इज समथिंग व्हिच विल ऑलवेज गेट इनहेरिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इतनी बात पहले आपको यहाँ पे याद रखनी है। एक और चीज आप यहाँ पे एडिशनल याद रख लो कि ये होता है मेरे यहाँ पे सेक्स लिंक कंडीशन। ज्यादा डिटेल में मत जाओ, लेकिन इतनी चीज याद रखना दैट इट इज माय सेक्स लिंक कंडीशन, इज योर सेक्स लिंक कंडीशन। अब अगर ये सेक्स लिंक कंडीशन है तो आप कह सकते हो ना, मेल्स या फीमेल्स में से ज्यादा किसके अंदर आपको मिलेगी होते हुए? मेल्स। मेल्स। जब भी कोई सेक्स लिंक कंडीशन होती है तो मेल्स ज्यादा सफर करते हैं उसमें, आप जानते हो। चाहे कलर ब्लाइंडनेस हो, चाहे आपका हीमोफीलिया हो, मेल्स आर द वन हु आर गोइंग टू सफर अ लॉट। सो दैट इज गोइंग टू बी अ सेक्स लिंक कंडीशन। तो इतनी बात तो आपने यहाँ पे देख ली। दीज आर द इनिशियल फाउंडेशन ऑफ दिस कंडीशन। अब होता क्या है,
अगर आपकी बॉडी में जीन काम नहीं कर रहा, नाउ व्हाट दिस जीन इज गोइंग टू बी डूइंग ओवर हियर, तो याद रखना आपके सार्कोलेमा के ऊपर, लेट मी मेक अ स्मॉल सार्कोलेमा, अज्यूम दैट दिस इज माय सार्कोलेमा, अज्यूम करो कि मेरा यहाँ पे ये है sarcolemma. Now this sarcolemma is known to have some protein on them. So sarcolemma पे आपका ये जो प्रोटीन लगा होता है, that is the protein of my dystrophin. तो ये मेरा जो प्रोटीन लगा हुआ है यहाँ पे sarcolemma पे, that's my dystrophin वाला प्रोटीन. इसके बारे में हमने पहले बात नहीं किया था, अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है. अब बहुत क्लियर हमें मालूम नहीं है, but dystrophin is known to play a very important role in conveying the signal inside the sarcoplasm. डिस्ट्रोफिन प्रोटीन जो हम सबके अंदर है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बाहर के सिग्नल को या एक्शन पोटेंशियल को कन्वे करना अंदर तक के लिए. ये बात भी आप दिमाग में बिठा लो कि आपका सार्कोलेमा पे आपका ये बैठा हुआ है आपका डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, एंड इट विल हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू बी प्लेड टू कन्वे द सिग्नल इनसाइड द सार्कोप्लाज्म. ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. अब अगर आपका डिस्ट्रोफिन यहाँ पे अगर प्रेजेंट नहीं होता, देन आपका सिग्नल नीचे तक आपका नहीं पहुंचता. दैट इज समथिंग वी हैव ऑब्जर्व. People suffering with absence of dystrophin, people suffering with lack of dystrophin protein formation, उनके अंदर आपको यही मिलेगा होते हुए कि आपका जो सिग्नल आपका यहाँ पे होगा बाहर से अंदर तक आपके यहाँ पे नहीं जाता. सो योर एक्शन पोटेंशियल, लिख देता हूं मैं आपको यहाँ पे, द एक्शन पोटेंशियल इज नॉट एबल टू रीच, एक्शन पोटेंशियल नॉट रीचिंग इन साइटोप्लाज्म, in cytoplasm in the absence of dystrophin, in the absence of dystrophin. ठीक है, डिस्ट्रोफिन की एब्सेंस में आपका एक्शन पोटेंशियल आपका यहाँ पे नीचे तक आपका नहीं पहुंच पाता. तो सिंपल सी बात है, आपका मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन भी आपका यहाँ पे नहीं हो पाएगा. सो यू विल आल्सो फाइंड इन दिस दैट देयर विल बी नो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन. So we'll find there will be no muscular contraction. So muscular contraction यहाँ पे आपका नहीं होगा. Contraction is not seen. ये बहुत मैं सिंपल तरीके से आपको एक कंडीशन समझा रहा हूँ, ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है. जितना आपको मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूँ उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स ही है. ओके, मसल कॉन्ट्रैक्शन आपके यहाँ पे हो नहीं रहा. इसके साथ साथ एक और चीज यहाँ पे क्या होती है, योर मसल्स स्टार्ट डीजनरेटिंग. आपके मसल्स यहाँ पे आपके डीजनरेट आपका यहाँ पे होना चालू करेंगे. दैट इज ऑल्सो वन थिंग यू हैव टू नो. अगर हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बात करते हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट द मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, देन यू विल फाइंड मसल्स डीजनरेशन इज बीन सीन. तो इसमें आपको क्या लगा होते हुए आपके यहाँ पे, यू विल फाइंड मस्कुलर डीजनरेशन इज बीन ऑब्जर्व. So this is what you find happening in them. अब ये होता कैसा नहीं, प्रोग्रेसिव होता है. सो जब बेबी बॉर्न होता है तो इनिशियली काफी अर्ली स्टेज के अंदर ही, जब वो 2-4 साल का होगा तभी क्या होगा, पेल्विक और पेक्टोरल रीजन के जो मसल्स होंगे ना, दे विल स्टार्ट डीजनरेटिंग. सो पहले आपका क्या होता है कि आपके पेल्विक और पेक्टोरल के मसल्स आपके यहाँ पे जाएंगे. सो पेल्विक एंड पेक्टोरियल रीजन के जो मसल्स आपके होते हैं यहाँ पे, दे विल स्टार्ट डीजनरेट. अब स्लोली क्या होता है, बाकी मसल्स भी आपके यहाँ पे फिर काम करना बंद कर देते हैं. अब आप समझो कि अगर आपके पेक्टोरल रीजन के अगर आपके मसल यहाँ पे जा रहे हैं, देन हाथ का मूवमेंट आपके यहाँ पे लिमिटेड हो जाता है, पैरों का मूवमेंट आपका लिमिटेड यहाँ पे आपका हो जाएगा. और लेटर पार्ट में जब काफी डिजीज आपकी प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ जाती है, सो यू फाइंड योर रेस्पिरेटरी मसल्स स्टार्ट डाइंग. योर रेस्पिरेटरी मसल्स degenerate in the later part of the disease, in the later part of the life. अब ये वो टाइम होता है जब आपकी कंडीशन इतनी सीवियर हो जाती है कि लाइक अब यहां से डेथ इज वेरी लाइक सीन आफ्टर दैट. मतलब आपका जब रेस्पिरेटरी मसल आपका जब काम करना बंद कर देता है ना यहाँ पे आपका, या वो आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, देन उसके बाद जनरली यू डोंट फाइंड दैट पर्सन सर्वाइविंग अ लॉट. तो देखा गया है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के साथ मैक्स टू मैक्स आपका एज जो आपका रहेगा यहाँ पे वो 20 ईयर्स तक रहेगा.
So maximum we generally see that death is seen till the 20 years of age. So death by age 20 is something which is commonly seen. तो ये फेटल है, ये कंडीशन आपके यहाँ पे काफी ज्यादा फेटल है, एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू नो इन दिस. तो आपको दो चीज यहाँ पे याद रखनी है. पहली बात, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर. दूसरी चीज, यू हैव अ डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन, और ये आपके लिए बहुत एसेंशियल होता है आपके सिग्नल को कन्वे करने के लिए आपके सार्कोप्लाज्म के अंदर. अगर आपका ये प्रोटीन अगर आपका बन नहीं रहा है यहाँ पे, इफ द प्रोटीन इज नॉट गेटिंग फाउंड ओवर देयर, देन दैट विल बिकम मैटर ऑफ कंसर्न. तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न यहाँ पे बन जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट विल फाइंड अ मसल कॉन्ट्रैक्शन विल नॉट हैपन, एंड अल्टीमेटली मसल्स का भी डीजनरेशन आपको होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाता है, एंड दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन द मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. तो इतनी ही बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, एंड दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. क्या ये चीजें आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? यस सर. Yes, sir. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू. दिस इज द इंफॉर्मेशन व्हिच यू हैव टू रिमेंबर. याद रखना, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज अ जेनेटिक कंडीशन. तो अगर मेरे फैमिली में रन कर रहा होगा ना किसी को, तभी मुझे ये होगा, एकदम से नहीं होता, एनवायरमेंटल स्टिमुलस से ही नहीं आता. तो ये चीज आपको इसके अंदर रखनी है याद. ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट. सो ये हमने यहाँ पे देख लिया. सो वी हैव सीन द मायस्थेनिया ग्रेविस, हमने यहाँ पे देखा. क्या लिखा है यहाँ पे? It is an abnormal weakening and rapid fatigue of a certain muscles. It is due to breakdown of the communication between the nerves and the muscle. जितना मैंने आपको बताया था वो सब आपको याद रखना है. ऑटोइम्यून कंडीशन है, क्या हो रहा है, यू शुड नो दैट. मस्कुलर डिस्ट्रॉफी mostly hereditary. It causes progressive weakness and degeneration of skeletal muscle which controls the movement. So something we have discussed that. टिटेनियम में क्या होता है? When you have a lack of calcium ions, अगर आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम आयंस की कमी है, when you have a low blood calcium ions, it is characterized by rapid or wild spasm. So basically होता है कि आपके मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, but it will be अनकंट्रोल्ड कॉन्ट्रैक्शन. एक रैपिड अनकंट्रोल्ड मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन आपको होते हुए मिलेगा आपका यहाँ पे, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उसको हम कहते हैं यहाँ पे स्पैज्म. और ये आपका होता है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कैल्शियम आयन. सो टिटेनी याद रखना, टिटेनी इज समथिंग व्हिच हैपेंस बिकॉज ऑफ अ लो ब्लड कैल्शियम लेवल. इट ऑल हैपेंस बिकॉज ऑफ द लो ब्लड कैल्शियम. अर्थराइटिस, आपने ये नाम सुना होगा. ये बेसिकली आपके एजेड लोगों में आपको मिल जाते होते हुए. It's an inflammation of one or more joints. Arthritis leads to a limited movement of the joints and the pain. Arthritis टर्म आएगा तो आपको याद रखना, it's an inflammation of joints. Multiple reasons आपके यहाँ पे होते हैं, but you should know that inflammation की वजह से आपके यहाँ पे arthritis आपके यहाँ पे होता है. Okay? तो डिटेल याद रखना. बाकी तो हमने यहाँ पे डिटेल में कर दिए, बाकी सब जो है वो इतने डिटेल में करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है. Now there is one condition which we call it as a rheumatoid arthritis. अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ यहाँ पे क्या होता है ना, दिस इज अ कंडीशन विच इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ माई autoimmune disease. It is also example of your autoimmune disease. ओके, सो याद रखना, ऑटोइम्यून में आपके दो यहाँ पे नाम आ रहे हैं. एक आपका आ चुका है आपका मायस्थेनिया ग्रेविस, दूसरा आपका यहाँ पे आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस. अब यहाँ पे आपका क्या होता है? सो अज्यूम करते कि मैं आपको यहाँ पे एक बोन बना के दिखाते हैं. लेट मी मेक यू अ स्मॉल बोन जहाँ पे आपको जॉइंट्स आपके लगे हुए यहाँ पे. सो अज्यूम दैट यू हैव अ बोन, और यहाँ पे आपका दूसरा बोन यहाँ पे आपका अटैच है. समझिए मेरा नी वाला जॉइंट है. अज्यूम कर लो कि मेरा नी वाला जॉइंट मेरा यहाँ पे मुझे मिल रहा है देखने के लिए. अब आपने एक चीज बचपन में आपने पढ़ी होगी कि आपके जो जॉइंट्स होते हैं ना, वहां पे आपको एक मेम्ब्रेन मिलती है, उसको हम कहते हैं सैनोवियल मेम्ब्रेन. सो बिटवीन द जॉइंट्स विल हैव प्रेजेंस ऑफ व्हाट यू कॉल्ड एज अ सैनोवियल मेम्ब्रेन. सो आपको यहाँ पे एक मेम्ब्रेन मिलेगी बिटवीन द जॉइंट्स, एंड दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज योर साइनोवियल मेम्ब्रेन. अब सैनोवियल मेम्ब्रेन जो आपके यहाँ पे होती है, आपको एक फ्लूइड बनाती है. इट इज नोन टू मेक वन फ्लूइड, एंड दैट फ्लूइड इज कॉल्ड माय सैनोवियल फ्लूइड. तो ये आपको एक फ्लूइड बना के यहाँ पे देगी, एंड दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज योर साइनोवियल फ्लूइड. ठीक है, तो सैनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर आपका जो फ्लूइड बन के आपको यहाँ पे मिल जाए, दैट इज कॉल्ड एज माय सैनोवियल फ्लूइड. अब सैनोवियल फ्लूइड आपके यहाँ पे करता क्या है? ये बेसिकली अवॉइड करता है फ्रिक्शन बिटवीन द टू बोन्स. आपके जो दो बोन्स है उनके बीच में फ्रिक्शन को ये कम करता है. तो आपको याद रखना है कि आपका जो सैनोवियल फ्लूइड है, दिस फ्लूइड इज नोन टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द टू बोन्स. इसका काम आपका यहाँ पे क्या होता है? इट इज known to reduce
फ्रिक्शन बिटवीन टू बोन्स। सो दो बोन्स के बीच में आपको यहाँ पे फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा आपके यहाँ पे सैनोवियल फ्लूइड। तो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है, दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस, राइट। अब यहाँ पे होता क्या है ना कि ये तो चलो आपने बात समझ ली, और ये हम सबके अंदर है, हम सबके अंदर आपका ये फ्लूइड बनता है जो आपका फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। इट्स लाइक ऑयलिंग कराना। अगर आपके दो लो लाइक रॉड के अंदर लो मेटल रॉड के बीच में अगर ऑयलिंग हो तो वो काफी मूवमेंट आपको इजीली वहां पे होता है। सिमिलर चीज आपको यहाँ पे ये मिलती है। अगर आपका सैनुअल फ्लूइड अगर आपका खत्म हो जाए, जो कि होता है लाइक एक सर्टेन एज के बाद आपका सैनुअल फ्लूइड आपका कम होने लगता है, और अगर आपका ये फ्लूइड अगर आपका कम होगा, देन देयर विल बी अ फ्रिक्शन बिटवीन द टू बोन्स। और अगर मैंने दो बोन के बीच में फ्रिक्शन होगा ना, दैट विल क्रिएट अ पेन, that will create a abrasion on the joints, and that is why we find कि older people को ये सब दिक्कतें ज्यादा आती है। Now let's understand one thing very carefully कि आपका यहाँ पे सैनुअल मेम्ब्रेन and it is creating the सैनुअल fluid. That's one thing should be clear to all of you. अब क्योंकि ये मेरी ऑटोइम्यून कंडीशन है, now let's understand this thing. यहाँ पे क्या होगा that your antibodies जो आपके यहाँ पे होती है, so you will have your antibodies. And these antibodies are known to target your synovial membrane. They are known to target the synovial membrane. तो आपकी एंटीबॉडीज यहाँ पे भाग भाग के आएंगी क्योंकि ऑटोइम्यून कंडीशन है, एंड दे आर नोन टू टारगेट दिस जॉइंट्स, और रादर मैं कहूंगा स्पेसिफिकली दे विल गो एंड टारगेट योर synovial membrane. उसको जाके यहाँ पे टारगेट करते हैं। अब जब मेरे एंटीबॉडीज आके सैनुअल मेम्ब्रेन को यहाँ पे टारगेट करते हैं तो होता क्या है ना, दो चीज यहाँ पे होंगी। एक तो आपका सैनुअल मेम्ब्रेन जो होगा वो एक आपका पस सिक्रेट करेगा। इट इज मोर लाइक फ्लूइड जैसे होता है, लेकिन वो थोड़ा थिक होता है, थिक फ्लूइड आपको सिक्रेट करेगा, एंड दैट थिक फ्लूइड इज गोइंग टू क्रिएट द स्वेलिंग। सो आपका सैनुअल मेम्ब्रेन आपके यहाँ पे क्या करता है, बिकॉज ऑफ द अटैक, क्योंकि आपके यहाँ पे अटैक हुआ है आपके एंटीबॉडीज का, ये आपका सिक्रेट करेगा आपका थिक म्यूकस, और आई कुड से थिक फ्लूइड आपके यहाँ पे सिक्रेट किया जाएगा, एंड दिस फ्लूइड विल गेट एक्यूमुलेटेड इन द जॉइंट। और ये जो आपका फ्लूइड होगा, दिस विल एक्यूमुलेट इन द जॉइंट, दिस विल एक्यूमुलेट इन जॉइंट, एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल हैपन, इट विल कॉज द स्वेलिंग। तो इससे आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, यू विल फाइंड द स्वेलिंग विल बी ऑब्जर्व। तो आपके जॉइंट्स के अंदर क्योंकि आपका यहाँ पे इकट्ठा हो चुका है आपका फ्लूइड, because of that now the swelling will be seen, and this condition can be quite painful. ये कंडीशन आपके यहाँ पे काफी ज्यादा पेनफुल हो सकती है। इसके साथ साथ आपकी जो सैनुअल मेम्ब्रेन होगी वो आपके यहाँ पे डैमेज हो जाएगी। सो योर सैनुअल मेम्ब्रेन इज आल्सो गेटिंग डैमेज्ड ओवर हियर। तो आपके जॉइंट्स को जाके आपकी एंटीबॉडीज टारगेट कर रही है, और अगर मैं अल्टीमेटली आपको बताऊं तो आपके जॉइंट्स का यहाँ पे काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। बिकॉज ऑफ दिस एंटीबॉडीज यहाँ पे आपका स्वेलिंग होगा, मेम्ब्रेन आपकी डैमेज होगी, और अल्टीमेटली आपके जॉइंट्स आपके यहाँ पे डैमेज होने लगेंगे। अब जॉइंट का डैमेज इतना सीवियर होता है दैट यू हैव टू गो फॉर अ रिप्लेसमेंट। मतलब आप इमेजिन करो कि अगर किसी को ये ऑटोइम्यून कंडीशन है, उसके हर एक जॉइंट के अंदर उसे वहां पे पेन हो रहा है, लाइक एल्बो के अंदर, नी के अंदर, आपके हर एक जॉइंट के अंदर, हिप जॉइंट्स के अंदर, एवरी एरिया इज गोइंग टू बी लाइक यू विल हैव सम काइंड ऑफ एक्सक्रूशिएटिंगली पेनफुल बिकॉज योर एंटीबॉडीज आर टारगेटिंग दोस कंडीशन, दोस जॉइंट्स। अगर ऐसा होता है काफी कंडीशन के अंदर, पेशेंट को वहां पे कराना पड़ता है आपका रिप्लेसमेंट, सो दे हैव टू गो फॉर नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट उन्हें वहां पे करानी पड़ती है। एंड पीपल सफरिंग विद रूमेटॉइड अर्थराइटिस आर जनरली गिवन अ वेरी हाई डोज ऑफ पेन किलर्स। इनको काफी हाई डोज दिया जाता है पेन किलर का, ताकि वो उसे सस्टेन कर सके, उसे वो लोग वहां पे सहन कर सके। सो दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो आपको याद रखना है, एंटीबॉडीज विल कम, टारगेट माय सैनुअल मेम्ब्रेन, दे विल टारगेट माय सैनुअल मेम्ब्रेन within the joints, and because of that you will have an accumulation of a fluid, and that fluid causes the swelling and it is going to be painful. उसके साथ साथ क्योंकि आपकी मेम्ब्रेन आपके यहाँ पे डैमेज हो रही है, अल्टीमेटली आपके जॉइंट्स भी आपके यहाँ पे डैमेज होते हैं। योर जॉइंट्स, योर ऑल द जॉइंट्स विल स्टार्ट गेटिंग डिटोरिएटिंग। अगर ये होता है देन इट विल हैव अ सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस, लाइक एज अ पेन विल बी वेरी हाई ओवर देयर। सो ये होता है आपका रूमेटॉइड अर्थराइटिस, विच इज अगेन एग्जांपल ऑफ माय ऑटो इम्यून कंडीशन। सो ये एक चीज आपको यहाँ पे ऐड रखनी है। दिस इज वन मोर स्टोरी विच यू हैव टू नो। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे देख लें। पहले ये बताओ, क्या ये बात समझ आ रही है आपको यहाँ पे? यस सर। Yes, sir. राइट।
किसी को कोई चीज अगर यहाँ पे क्लियर नहीं है देन पूछ लो, अगर कोई चीज लग रहा है ना कि ये कैसे हो गया देन प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस। ऑलराइट, सो दैट इज समथिंग यू विल फाइंड हैपनिंग इन दिस। अब यहाँ पे और दो कंडीशंस आप यहाँ पे देख लो, यू हैव ऑस्टियोपोरोसिस, ये हम देख चुके हैं। ऑस्टियोपोरोसिस में आपको बता दूं दिस इज गोइंग टू बी इम्बैलेंस ऑफ माय पीटीएच इफ यू हैव अ हाइपर सिक्रेशन ऑफ पीटीएच। एक ये रीजन आपके यहाँ पे हो सकता है। कोई मुझे बताया कि ये हाइपर सिक्रेशन ऑफ पीटीएच कैसे अफेक्ट करेगा? एनीवन कैन रेज देयर हैंड एंड टेल मी हाउ डज हैविंग अ हाई अमाउंट ऑफ पीटीएच विल हैव अ इंपैक्ट ऑन योर बोन्स? हाइपर सिक्रेशन अगर आपका हो रहा है पैराथायराइड हार्मोन का तो ये कैसे इंपैक्ट यहाँ पे आपका करेगा? फटाफट हैंडल्स के बताइए। बताइए मुस्कान कुमारी, क्या होगा इसमें आंसर? बोलिए। सर जब बोलिए बोलिए। सर जब हाई सिक्रेशन ऑफ पीटीएच होता है तो हमारे बोन से वो कैल्शियम को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से बोन थिनिंग होता है और इसकी वजह से हमारी बोन्स फ्रेजाइल हो जाती है। Right, and once they become fragile, you are more likely to have a fracture if you fall. So this is what you find happening when you have a high amount of PTH. अगर पैराथायराइड हार्मोन अगर आपका हद से ज्यादा अगर आपका आ रहा है unnecessarily, then you can have these issues. Low level of estrogen भी आपका एक common cause है, but I'll be very clear with that. It is specifically in the females. But ये inside में mention किया तो आपको याद रखना है कि आपका low level of estrogen will also have impact on your osteoporosis, specifically in the females. ठीक है? तो ये बात है आपको यहाँ पे रखनी है याद। दिस इज माय ऑस्टियोपोरोसिस, दिस इज योर स्टोरी व्हिच वी हैव ऑलरेडी सीन दैट। ये कहानी भी हम लोग देख चुके, याद आ रही है ना आप सबको? ये हम कहानी देख चुके 2-3 दिन पहले। यस सर। चांसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दिस दिस डिजीज इंक्रीज विद द एज। बिल्कुल, ये एज के साथ इसके चांसेस आपके यहाँ पे ज्यादा बढ़ जाते हैं, रिजल्टिंग इन द रिड्यूस बोन मास। बोन मास आपका नीचे जाएगा, आपकी बोन्स बनेगी यहाँ पे फ्रेजाइल, थस इंक्रीजिंग द चांसेस ऑफ फ्रैक्चर। Low level of estrogen are also common cause. So these are the reasons for my osteoporosis. Then you have a gout. Gout हम यहाँ पे इसे कह सकते हैं, or else you can say it as a gouty arthritis. यहाँ पे दो टर्म हम इस्तेमाल कर सकते हो, either you can say it as a gout or you can call it as a gouty arthritis. यहाँ पे क्या होता है ना, आपके सेल के अंदर you have a defect in purine metabolism. You have a defect in purine मेटाबॉलिज्म। ये प्यूरिन कहां पे मिलता है वैसे बाय द वे? हमें प्यूरिन पिरिमिडिन कहां पे मिलता है हमें? अरे बेटा, प्यूरिन पिरिमिडिन कहां होता है? नाइट्रोजनस बेस है सर। अरे हाँ, तो कहां मिलता है ये आपको? सेल के अंदर, सेल में डीएनए के अंदर। डीएनए के अंदर आपको मिलेगा वहां पे। So purine pyrimidines are nothing but the nitrogen bases which you find in the DNA. तो होता क्या है कि जब प्यूरिन को हम ब्रेक डाउन करते हैं तो उसका एक तरीका होता है ब्रेक डाउन करने का। अगर वो ब्रेक डाउन सही से नहीं हो रहा, सो दैट्स आई हैव रिटन ओवर हियर, अगर कोई डिफेक्ट होता है इन द प्यूरिन मेटाबॉलिज्म के अंदर, सो दैट विल लीड टू अ एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड। इससे क्या होगा? योर यूरिक एसिड इज फॉर्म्ड, योर यूरिक एसिड गेट्स accumulated. अब अगर आपका यहाँ पे यूरिक एसिड अगर आपका यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है तो ये यूरिक एसिड आपका अल्टीमेटली जाके इकट्ठा होता है आपके जॉइंट्स के अंदर। तो पहले तो ब्लड में आएगा बट लेटर ऑन दिस विल गेट एक्यूमुलेटेड इन द जॉइंट्स as a uric acid crystals, as your uric acid crystal. So it will accumulation of uric acid crystal will be seen. और अगर ऐसा होता है then that will lead to inflammation of joint. अगर ऐसा होगा that will lead to a inflammation of joint और ये आपके लिए होगा यहाँ पे painful. So this is my gouty arthritis. So gouty arthritis में आपको याद रखना है there is a defect in the purine metabolism. जिससे क्या होगा your uric acid will get accumulated. आपके यूरिक एसिड आपके यहाँ पे इकट्ठा होगा ब्लड में और देन बाद में वो इकट्ठा होगा आपके जॉइंट्स के अंदर। अगर ऐसा होता है दैट कंडीशन हियर इज कॉल्ड एज माय गाउटी आर्थराइटिस। तो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है, दिस वन थिंग आपको, ठीक है। सो ये होगा आपके यहाँ पे गाउटी आर्थराइटिस एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इन दिस। तो ये होगी आपकी कुछ चीजें, गाउट, ऑस्टियोपोरोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, मास्कुलर ग्रेविस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, टिटेनिया एंड आर्थराइटिस। सो दीस आर द थिंग्स वी हैव सीन एंड यू हैव सीन द yeah, these are the things we have understood. तो इतने हैं आपके यहाँ पे डिसऑर्डर, और इतने डिसऑर्डर अगर आप यहाँ पे याद रख सकते हो सही तरीके से देन यहाँ से आपके फिर क्वेश्चन आपके मिस नहीं होंगे। यू विल फाइंड अ नंबर ऑफ क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक, क्योंकि यहाँ से आपके कई सारे हमने क्वेश्चन बनते हुए देखे। देन यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स वेरी केयरफुली। अब एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अगर आपकी सारी कंडीशंस अगर आपके यहाँ पे क्लियर है देन लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस।
लेट्स स्टार्ट विद माय क्वेश्चन नंबर 1. टेक योर टाइम, आराम से देखो. assertion रीजन का ये क्वेश्चन है एंड देन ट्राई टू गिव द करेक्ट आंसर. उसने वैसे बिना देखे हैंड रेज कर दिया. फ्रेंड्स ऐसे नहीं चलेगा बेटा, पहले पढ़ो. काफी तेज हो. बताइए अभिषेक, बोलिए क्या होगा इसका आंसर. बताइए अभिषेक. बताइए चेतना, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे. बी ऑप्शन. प्रिंस क्या लग रहा है. सेकंड सर. मुस्कान. बी. मुस्कान आप कह रहे हो मुझे यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे. सो लेट्स सी द स्टेटमेंट 1 यहाँ पे. ऑस्टियोपोरोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज इन बोन मास एंड इंक्रीज इन चांस ऑफ फ्रैक्चर. ये बात तो आपके यहाँ पे सही है, दैट्स ट्रू. कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इज इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन. दैट इज गोइंग टू बी रॉन्ग. अब ये रॉन्ग इसलिए बिकॉज इट हैज टू बी यहाँ होना चाहिए था आपका डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन. तो यस, ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर. ए मेरा यहाँ पे करेक्ट है और रीजन मेरा यहाँ पे इनकरेक्ट. सो यस, बिल्कुल सही. योर ऑप्शन बी हियर बिकम्स द करेक्ट आंसर. इसलिए सारे स्टेटमेंट आपको याद रखना अपने यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा. ठीक है, टेक योर टाइम एंड देन रेज योर हैंड ऑन दिस. बताइए डिम्पल. डिम्पल का क्या आंसर आ रहा है, कोई बताना. व्हाट इज डिम्पल इज राइटिंग इन द चैट. ए. कोमल शर्मा बताइए. सर ए. लग रहा है आपको यहाँ पे. अगर आप सबको यहाँ पे ए लग रहा है तो आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है. आप यहाँ पे देख सकते हो इट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. यहाँ पे आपको चीजें पता चल जाती है. अफेक्टिंग द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए इनफ है. लीडिंग टू फटीग, वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ द स्केलेटल मसल. दैट इज माय मायस्थेनिया ग्रेविस. बिल्कुल सही. सो कुछ की पॉइंट्स आपको आप देखें, हमेशा आप अपना यहाँ पे आंसर आप निकाल सकते हैं. ये भी क्वेश्चन कर लो, ये भी किया जा सकता है. ये भी कोई बहुत मुश्किल सवाल है नहीं. आराम से टाइम लो एंड देन गिव मी करेक्ट आंसर. ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अकर्स. मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान इनमें से कौन सा इवेंट आपके यहाँ पे हो जाता है. ऑलराइट, बताइए शिखा दुबे क्या लग रहा है इसका आंसर यहाँ पे. सर थर्ड ऑप्शन. आपको थर्ड लग रहा है. अभिषेक आपको क्या लग रहा है. सर थर्ड ही है. ये लग रहा है आपको भी. एंड चेतना. सी ऑप्शन. ठीक है, चलो देख लेते हैं. पहला स्टेटमेंट, एच जोन डिसअपियर. ये बात आपके यहाँ पे सही है, दैट्स ट्रू. एच जोन विल डिसअपियर, दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट. ए बैंड वाइडन्स. अब ए बैंड आपका वाइड नहीं होता, नहीं उसका वो अनचेंज रहता है. सो दैट्स गोइंग टू बी नॉट ट्रू. ये आपका फॉल्स हो जाएगा यहाँ. आई बैंड रिड्यूसेस इन द विड्थ. ये बात आपके यहाँ पे सही है, दैट्स गोइंग टू बी ट्रू. मायोसिन हाइड्रोलाइजेस एटीपी, releasing the ATP and inaugurates faucet. That's also going to be true. Z line attached to actin are pulled inwards. That is also going to be true in this. ठीक है, तो ये सब आपके यहाँ पे सच है और ये आपके यहाँ पे झूठ है. सो इन द बेसिस ऑफ दैट आई कैन से बी मेरे यहाँ पे फॉल्स है. सो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो बी आपका कहाँ पे नहीं आ रहा, सिर्फ यहाँ पे नहीं आ रहा. बाकी सब में आपको बी आ रहा है यहाँ पे. तो अगर आपको बी स्टेटमेंट दिखती है ना आपको यहाँ पे कि मेरा फॉल्स आ रहा है, आप फटाफट अपने ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हो. यू कैन सी जहां जहां पे बी है वो तो मेरा वैसे ही हट जाएगा. तो यहाँ पे भी आपका बी आ रहा है, यहाँ पे भी आपका बी आ रहा है, यहाँ पे भी आपका बी आ रहा है. सो ओनली थिंग इज रिमेनिंग राइट नाउ इज ऑप्शन सी. सो इसलिए वो सारे पॉइंट्स हमें याद रखने की मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान आपका क्या इवेंट आपके यहाँ पे हो रहे होता है. सो यस, दिस विल बी माय करेक्ट आंसर. ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सो लेट्स नॉट स्पेंड टाइम ऑन दिस. Which of the following muscular disorder is inherited? बोलिए प्रिंस. सी. अभिषेक. सर सी. कोमल शर्मा.
सर सी। कोमल शर्मा, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्या होता है एक्चुअली मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अंदर। करोगे आप एक्सप्लेन? कर दो। सर इसमें हाँ बोलो। सर डिस्ट्रोफिन जीन जो होता है वो फंक्शन नहीं करता है, वो अपना प्रोटीन नहीं बनाता है, जिससे कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती। ट्रू, दैट्स ट्रू। ठीक है। और फिर वो प्रोग्रेसिवली क्या क्या दिक्कत आती है फिर उस बच्चे को या उस पेशेंट को क्या दिक्कत आती है? सर रेस्पिरेटरी मसल्स डिजनरेट हो जाती है, और पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल की बोन्स भी डिजनरेट होती है। राइट, बिल्कुल सही, बढ़िया। एंड देन अल्टीमेटली विल फाइंड द पर्सन विल डाई बाय द एंड ऑफ द एज ऑफ 20। यस, दिस इज व्हाट यू फाइंड एंड हैपन इन द मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। सो अगर आपसे कोई पूछेंगे कौन सी बीमारी होती है जो जेनेटिक होती है, इनहेरिट की जा सकती है, योर आंसर इज ऑलवेज विल बी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ऑल द टाइम। ठीक है। अब इसी बता दो टिटैनी में क्या होता है? सर लेक ऑफ कैल्शियम। फिर उससे क्या होगा? लैक ऑफ कैल्शियम होगा तो उससे क्या होगा? मस्कुलर स्पैज्म होगा आपका वहां पे। सो अनकंट्रोल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन आपका वहां पे होते हुए आपको मिलेगा वहां पे आपका, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कैल्शियम है, जिसे हम कहते हैं स्पैज्म। दैट विल हैपन इन माय टिटैनी वाली कंडीशन के अंदर। चलो ध्यान से देखो इस सवाल को, क्वेश्चन को उन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ, लेकिन तब भी आप इसका आंसर आप निकाल सकते हो। दे हैव ट्राइड टू मेक इट डिफिकल्ट बट दे हैव गिवन यू, they have still made a question which is very much doable. So देखो इसे ध्यान से and give me a correct answer. Take your time on this. टाइम लीजिए अपना। बोलो अभिषेक। सर डी। कोमल शर्मा। सर ए। मुस्कान कुमारी। सर डी। प्रिंस। सर ये होगा। ओनली मुस्कान। सर ए ऑप्शन। एंड शिखा दुबे। सर ऑप्शन ए। चेतना। ए ऑप्शन। People who have gone with the option A are a correct answer. This is going to be a correct answer. D आपका correct नहीं है. Now think wisely and read the statement carefully. Each rib is flat, thin bone. All the ribs are connected dorsally to the thoracic vertebra. यहाँ तक तो बात सारी सही है आपके यहाँ पे कि dorsal side thoracic vertebra से connect होता है. And ventrally to the sternum. अब मुझे एक बात बताओ, क्या सारे रिब्स आपकी sternum से connected होती है? जो लोग B को यहाँ पे ले रहते हैं, नहीं होता ना यहाँ पे. Only few ribs are connected to the sternum. तो ये कहाँ से आपका सही स्टेटमेंट आपके यहाँ पे होगा? सर ऑल रिब्स। This is going to be a false statement. क्या हो गया? बोलो अभिषेक, क्या हो गया इसमें? कुछ It's नहीं very सर, clearly seen. पढ़ा। राइट, सो वो पढ़ना होता है ना, इसलिए तो कह रहा हूँ कि टाइम लेके आप आंसर करो। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ही होते हैं जो डिफरेंस क्रिएट करते हैं। अभी तो फैकल्टी आपको एक एक चीज पढ़ के क्वेश्चन पढ़ के बोल के समझा रहा है, देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दिस। सो यू विल फाइंड वेंट्रली स्टर्नम के साथ सारे आपके रिब्स यहाँ पे अटैच नहीं होते, सो दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। यू सी द स्टेटमेंट नंबर सी ओवर देयर। 11th and 12th pair of ribs are connected to the sternum with the help of my hyaline cartilage। ये बात भी आपकी गलत हो जाती है। 11th और 12th पेयर तो आपके यहाँ पे फ्लोटिंग रिब होता है, वो आपका कहाँ ही स्टर्नम के साथ कनेक्ट होता है। इट इज नॉट कनेक्टेड टू स्टर्नम, इट इज बेसिकली फ्लोटिंग रिब, किसी से कनेक्ट नहीं होता, वो वेंट्रल साइड पे। ये भी आपका रॉन्ग हो गया। 8th, 9th and 10th pair of ribs articulate directly with the sternum, that is also wrong। 8th, 9th और 10th rib जो आपके यहाँ पे होती है, these are my false ribs, और ये आपकी लगती है आपके यहाँ पे 7th pair of rib के साथ। तो अगर आपको ये टर्म समझ नहीं भी आ रहे थे ना, वर्टेब्रोस्टर्नल, वर्टेब्रोकॉन्ड्रियल एंड वर्टेब्रल रिब्स, अगर आपको ये टर्म समझ नहीं भी आ रहे थे, तब भी आपके सामने बाकी 3 स्टेटमेंट जो थी वो काफी क्लियर कट थी, और क्लियर तरीके से वो सारी की सारी यहाँ पे गलत है। तो जब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मेरा बी, सी एंड डी यहाँ पे गलत हो जाता है, देन इस कंडीशन के अंदर यू हैव टू बी गोइंग विद द ऑप्शन ए। अगर कई बार आपको अगर एक स्टेटमेंट के अंदर कुछ चीजें समझ ना आए, देन लुक एट द अदर ऑप्शंस।
बाकी ऑप्शंस काफी सही तरीके से उन्होंने यहाँ पे गलत देके रखे होते हैं, सिंपल होते हैं बाकी स्टेटमेंट। ये बाकी तीनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सिंपल थी और गलत थी। जो आपको ये तीनों की तीनों आपको पता चल गया कि ये मेरी गलत है, तो आप आंखें बंद करके आप कह सकते हो इट इज माय ऑप्शन है, इवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस टर्म ओवर हियर, बिकॉज ये टर्म जो उन्होंने यहाँ पे यूज किया एनसेट के टर्म नहीं है। These are slightly much more advanced term which you use when you understand the osteology in detail, but you can still able to answer this. ऐसे सवाल के अंदर तो आपको थोड़ा दिमाग दौड़ाना है, and then you have to be very careful with this. So yes, it is my option है, जिनका I hope ना समझ आ रहा है आपको यहाँ पे कि यहाँ पे ऑप्शन है आपके यहाँ पे क्यों आएगा, because remaining 3 statements are going to be incorrect in this. Then इसका आंसर बता दो मुझे आप यहाँ पे। Name the and responsible for unmasking of active site for myasthenia for cross bridge formation. बोलिए डिम्पल, क्या होगा आंसर इसका? इट इज गोइंग टू बी योर, यस इट इज गोइंग टू बी योर कैल्शियम आयंस। ये तो आप वैसे भी आंखें बंद करके कर सकते हो, इट इज गोइंग टू बी योर कैल्शियम आयंस। बताइए, रेज योर हैंड टू आंसर दिस। बोलिए चेतना, क्या होगा आंसर यहाँ पे? सी ऑप्शन। शिखा दुबे? So option C. Right. Decreased level of your estrogen. That is what you find happening with the osteoporosis. Then there's something you have done. So yeah, these are the questions we have solved over here. हमने यहाँ पे कर लिया. This is what we have done. तो यहाँ पे एक तरीके से आप यहाँ पे चैप्टर होता है आपका खत्म। चैप्टर आपका यहाँ पे खत्म हो चुका है, but the only way you can have a understanding of chapter by solving some more questions from this. तो कुछ और क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करोगे यहाँ पे मॉड्यूल में निकाल के, देन आपको चैप्टर को और आपकी अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। बेसिकली आपका ये वाला चैप्टर आपका यहाँ पे खत्म हो गया, राइट? नाउ टेल मी समथिंग, चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। आई विल शेयर बिफोर दिवाली एक और असाइनमेंट इसका शेयर कर दूंगा आफ्टर शेयरिंग द आंसर की फॉर द फर्स्ट वन, एंड ट्राई टू सॉल्व दैट एज वेल। अब मुझे एक बात बताओ, दिवाली के बाद क्या करना चाहते हो आप? पहले शुड वी स्टार्ट विद न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, वो स्टार्ट करें, या फिर आप चाहते हो ह्यूमन डिस्ट्रीब्यूशन का रिविजन करना चाहिए? व्हाट डू यू वांट? चैट में लिख दो, न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चाहिए आपको यहाँ पे या फिर ह्यूमन हेल्थ का रिवीजन? आई वुड प्रेफर पर्सनली न्यूरल कंट्रोल, क्योंकि इट इज योर 11th ग्रेड एंड आई थिंक 11th ग्रेड का मौका अच्छा मिल रहा है यहाँ पे हमारा ग्रिप बनाने का। दैट्स व्हाई द रीजन इज वेरी सिंपल। आप इस बात को समझो यहाँ पे कि अगर आप एनुअल फिजियो अगर आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाता है अभी के टाइम पे, लेट्स अज्यूम बाय द एंड ऑफ नवंबर हमारा एनुअल फिजियो यहाँ पे हो जाएगा। आपका 12th हो ही चुका है, आपका 12th में बस आपको क्वेश्चन लगाने और अपना ग्रिप बनानी है। अगर आपको पीसीआर याद नहीं आ रहा तो पीसीआर के जब आप 4-5 क्वेश्चन लगाओगे तो आपको याद आ जाएगा कि आपने क्या गड़बड़ किया वहां पे। सो कैन गो बैक एंड रीड दोस थिंग्स, राइट? सो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट दैट यू स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन। 12 में तो आप क्वेश्चन सॉल्व करते ही रहो। 11 का एनुअल फिजियो हम स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं हमारे साइड पे, सो दैट नवंबर के एंड तक आपका एक बहुत बड़ा चंक के ऊपर आपकी ग्रिप होगी। A large chunk will be in your hand, and then it makes things much more possible for you to get a score of around like 300 जैसा स्कोर अगर हमें टच करना है, देन आपके लिए काफी लाइकली चांस आपका बढ़ जाता है। सो आइडिया काफी यहाँ पे सिंपल रहेगा टू कवर द एनुअल फिजियो, मतलब 2 चैप्टर हम वहाँ पे कवर करेंगे वहाँ पे, एंड टू सॉल्व वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चंस। दैट इज समथिंग वी विल ट्राई टू डू इन द अपकमिंग फ्यू डेज पोस्ट दिवाली, ठीक है? बाय द वे अभी तो आपकी कोई एग्जाम नहीं आ रही ना, दिल्ली वाले बच्चों की कोई एग्जाम नहीं आ रही ना अभी तो? No sir. नो सर। Okay, so the next exam should be in the month of December, right? Yes, sir. यस Yes sir. और दिसंबर में कब आएगा? फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक कब होगा दिसंबर में? सर सेकंड वीक। सर First बस बस कितने दिन का होगा अगर होगा अभी तो? 1 हफ्ता, 2 हफ्ता? सर वो 1 मंथ ही चल रहा है। यस सर। सो दैट वोंट बी, मैं पहले बता रहा हूँ, अगर वो मंथ चल भी रहा है ना आपका, देन आई एक्सपेक्ट यू टू कम टू द क्लास जब आपके एकदम सिंपल वाले पेपर होंगे। वी कैन नॉट डू दैट थिंग कि पूरा मंथ आपने क्लास वो कर लिया। लेट्स नॉट गेट गो ओवर देयर, ठीक है? जब भी आपका डिफिकल्ट पेपर आएगा देन यू कैन जस्ट लेट मी नो, बिकॉज़ सबका आई थिंक वो पेपर का वो तो सेम ही रहेगा ना, टाइम टेबल तो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा आप लोगों का। सो यू हैव टू जस्ट लेट मी नो इन एडवांस कि कौन से दिन कौन सा आपका पेपर है वहाँ पे, सो वी कैन एक्चुअली प्लान आउट इन दैट वे, राइट? बट हाँ, ये नहीं होगा कि आपको पूरा मंथ विल से कि हाँ बेटी जाके एग्जाम दो। दैट इज नॉट, दैट वोंट बी हेल्पफुल। अगर हम ऐसा करेंगे देन आपका सिलेबस यहाँ पे लाइक सफर करेगा। सो वी वोंट बी डूइंग दैट, ठीक है? हिमाचल के बच्चों का क्या सीन है? हिमाचल के बच्चों के एग्जाम कब से? अगली एग्जाम्स दिसंबर में उनके भी एग्जाम है? यस सर, फर्स्ट वीक Yes, से sir. ही है।
फर्स्ट या First सेकंड month. वीक होते हैं। फर्स्ट या सेकंड वीक में ना, राइट। सो अगेन यू विल हैव एग्जाम फॉर अ कंप्लीट मंथ या हफ्ते के लिए? द सेम थिंग होल्ड्स फॉर यू एज वेल, अभिषेक एंड ऑल द सर होल 2 हिमाचल वीक टीम। होता था। हाँ, तो जिस दिन आपके मेन पेपर आपके वहाँ पे होंगे तब आप छुट्टी ले सकते हो, दैट डे यू कैन टेक ऑफ, बट अदर देन दैट यू शुड अटेंड द क्लासेस। दिस इज अ पीक टाइम, आपका पीक टाइम यहाँ पे स्टार्ट होगा जहाँ पे यू विल स्टार्ट एस्केलेटिंग इन टर्म्स ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस एंड अंडरस्टैंडिंग सम डिफिकल्ट थिंग्स। सो डोंट बेल आउट दिस टाइम, ये टाइम पे बेल आउट मत करना बीच में। ऑलराइट, सो दैट इज समथिंग वी हैव डन। मैं कुछ क्वेश्चन बाद में आपके साथ शेयर कर दूंगा। एंड सिंपल सब्जेक्ट मतलब आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, वो सीएस हो गया, होम साइंस हो गया, राइट? एनीथिंग अदर देन योर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो आर द सिंपल सब्जेक्ट। वो जब आ रहे देन ऑन दैट आई कैन अंडरस्टैंड यू आर टेकिंग द लीड, बट नॉट एनीथिंग मोर देन दैट। अच्छा, हिंदी नहीं आता क्या तुम लोगों को? अच्छा, सर है। संस्कृत है नहीं? हाँ, तो सिंपल ही है फिर वो। सर मेरे पास नहीं, आपके पास संस्कृत होगा दीप्ति, या फ्रेंच होगा, संस्कृत भी नहीं है, सीएस है मेरे पास। जो भी एंजॉय करो उस सब्जेक्ट को और क्लास लगा लेना जब भी बोले क्लास लगाने के लिए। ऑलराइट, ठीक है। सो दैट इज सर मैं समथिंग वी मिल हैव आती हूँ डन। क्लास। हाँ बेटा, बहुत बढ़िया।